हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे, बंगाल के गवर्नर की बात की थी। आज उसके आगे बात करेंगे। ओके, फेमाइन पॉलिसी की बात की थी हमने, ठीक है, और दिल्ली दरबार की। आज बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की। बात करने के बाद आज हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की, ठीक है। तो 1773 तक रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले तक क्या थे? बंगाल के जितने भी गवर्नर थे वो गवर्नर ही कहे जा रहे थे। बाद में क्या है, उनको गवर्नर जनरल पद दिया गया। और इस पद को प्राप्त करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहता है, किस ईयर तक? 1772 से 1774 तक तो वो रहता है क्या, गवर्नर। फिर 1774 में क्या है, गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का। और 1774 से 85 मैक्सिमम समय तक है ये, 1774 से लेके 85 तक, यानी कि 72 से सीधे मान करें तो 85 तक। काफी लंबा कार्यकाल है इसका। कितना हो गया? करीब 13 वर्ष, ठीक है। इतना कोई भी क्या है, गवर्नर जनरल नहीं रहा है। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा एज ए बंगाल के गवर्नर जनरल का 1774 से लेकर 85 तक। ओके, हम लोग देखेंगे इसके कार्यकाल में क्या क्या सुधार हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इसने जो काम किया वो क्या किया, 1772 में ही जब वो गवर्नर था बंगाल का, तो राजस्व बोर्ड की स्थापना की। किसकी? 1772 में राजस्व बोर्ड, यानी जो भी भू राजस्व कलेक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जो सदस्य होंगे राजस्व बोर्ड। आज भी है राजस्व बोर्ड। तो सबसे पहले 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, याद रखेंगे। और क्या कार्य किए गए? भूमि सुधार भी किया गया 1772 में। पंचशाला भूमि व्यवस्था लागू की गई 1772 से 77 तक। ओके, पंचशाला भूमि बंदोबस्ती लागू की गई 1772 से 75 तक। सॉरी, 1772 से लेकर 77 तक। ओके, और 77 में क्या है, एक वर्षीय बंदोबस्ती भी लागू की गई भूमि सुधार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जाता है इसको, और क्या काम हुए इसके समय? इसके समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में, जिसका ज्यूरिडिक्शन कहां था? केवल और केवल कलकत्ता तक। ओके, और उसके प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे। इतने न्यायिक सुधार होने के कारण इसे क्या है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हम पढ़े थे तब उसमें हमने सारे एक्ट्स की बात की थी, ठीक है। तो इसके समय में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। सर एलिजा एम्पे क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता। ओके, न्यायिक सेवा का जन्मदाता, ठीक है। इसके समय में एक केस आता है, नंद कुमार का केस। क्या था नंद कुमार का केस? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब केस नंद कुमार नाम से। नंद कुमार कौन था, पहले जान लेते हैं। नंद कुमार दीवान था पहले भूतपूर्व में। कहां का? बंगाल के मुर्शिदाबाद का, ठीक है। नंद कुमार बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या था, पहले दीवान रह चुका था। ओके, क्यों केस आता है नंद कुमार पर? अभियोग जो चलता है नंद कुमार पर अभियोग, वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप लगता है कि नंद कुमार को क्या है, सर एलिजा इम्पे से
मिलकर इसे क्या है, फांसी पर लटका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नंद कुमार द्वारा वारेन हेस्टिंग पर क्या है, आरोप लगाया जाता है कि जब क्या है, जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी बनती है, जो उसकी पत्नी बनती नहीं है, क्या पत्नी होती हैं, बेगम होती हैं, मुन्नी बाई, ठीक है, उनसे 3.5 लाख रुपए घूस ली जाती है। किस लिए? कि जो उनका अल्पवयस्क पुत्र है, कौन, मुबारकुद्दौला, मुबारक उल दौला, उसकी संरक्षिका बनने के एवज में, ठीक है, यानी कि नवाब की उनको संरक्षिका घोषित करने के लिए क्या है, वारेन हेस्टिंग द्वारा 3.5 लाख रुपए की घूस ली जाती है मुन्नी बाई से, मीर जाफर की बेगम, विधवा बेगम से। ये आरोप लगाया जाता है। तो इस क्या है, वारेन हेस्टिंग द्वारा इस पर अभियोग चलवाया जाता है सर एलिजा एम्पे, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और उसकी मदद से क्या है, इसको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, इसी को क्या है, न्यायिक हत्या इसके समय मानी जाती है। न्यायिक हत्या, न्याय के थ्रू हत्या कराई गई, ठीक है, तो क्या, न्यायिक हत्या। ओके, याद रखेंगे सर नंद कुमार अभियोग किसके समय था, इसके समय ही, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय। और ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका क्या, इंग्लैंड में इसके ऊपर महाभियोग चलता है। ओके, क्या चलता है, इसके ऊपर महाभियोग, वारेन हेस्टिंग महाभियोग। कौन चलाता है महाभियोग इसके ऊपर? बर्क, ठीक है, बर्क नाम याद रखेंगे। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, बर्क द्वारा महाभियोग दायर किया जाता है, याचिका दायर की जाती है बर्क द्वारा। ठीक है, बर्क ने इसे कुछ उपाधियां दी, संज्ञा, कैसे, अन्याय का मुखिया, ठीक है, वारेन हेस्टिंग की संज्ञा अन्याय का मुखिया, चूहा और नेवला, ठीक है, और एक झूठा बैलों का ठेकेदार। ठीक है, इतनी सारी उपाधियां इसको किसके द्वारा दी जाती हैं, बर्क द्वारा। हालांकि महाभियोग चलता है, लेकिन क्या है, इसको सभी दोषों से बरी कर दिया जाता है। ओके, ये होगा वारेन हेस्टिंग के समय की सारी वारदातें कह लें। ठीक है, नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, वह कौन है, कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का क्या है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिविल सेवा का जन्मदाता। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता। ओके, ठीक है, कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब तक है, 1785 से लेके 93 तक, 1785 से लेकर 93 तक भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, जिसके आज क्या है, लाखों विद्यार्थी दिल्ली मुखर्जी नगर आके क्या है, तैयारी करते हैं। ओके, तो सिविल सेवा का जन्मदाता इसे कहा जाता है। और भी क्या कहा जाता है, पुलिस सेवा का भी जन्मदाता इसे कहा जाता है, याद रखेंगे, पुलिस सेवा का जन्मदाता। ठीक है, पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। जितने भी आज पुलिस देख रहे हैं सिस्टम, ये सब किसके द्वारा लाया गया है, कॉर्नवालिस द्वारा। सिविल सेवा भी किसके द्वारा है भारत में, कॉर्नवालिस द्वारा। हालांकि 1853 में क्या है, कहां पर परीक्षा होती थी, इंग्लैंड में, 1923 तक सिविल सेवा की। लेकिन 1923 से भारत में परीक्षा होने लगी सिविल सेवा की। ठीक है, 1923 से भारत में परीक्षा होती है। तो सिविल सेवा परीक्षा वही दे सकता था
जो क्या हो, इंग्लैंड जाने की क्षमता रखता हो। इसीलिए देखेंगे जितने भी अब सिविल सर्विसेज में लोग हुए वो क्या थे, उच्च वर्ण के थे या जमींदारों के घर के थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष। और पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे 1863 में, 1863 में फर्स्ट आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। ये लोग किस घर से बिलोंग करते थे, जमींदारी से। गरीब आदमी तो इंग्लैंड जाएगा नहीं परीक्षा देने, ठीक है। एसएन बनर्जी थे, हालांकि एसएन बनर्जी के असम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद से हटा दिया गया बाद में। सुभाष चंद्र बोस ने सारी परीक्षाएं पास की, लेकिन क्या है बाद में इस्तीफा दे दिया। और अरविंद घोष भी परीक्षा पास की, लेकिन क्या है उसमें एक एग्जाम होता था घुड़सवारी का। घुड़सवारी में भी क्या है पास होना पड़ता था। पहले गाड़ियां तो थी नहीं, बुलेट से दरोगा ही चल रहे हैं या फोर व्हीलर है उससे चलना है, घोड़े पे चलना था। तो घुड़सवारी एग्जाम्स होते थे। आज भी क्या है घुड़सवारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस सेवा कहाँ है जहाँ ट्रेनिंग होती है आईपीएस की, हैदराबाद, ठीक है। वहां भी घुड़सवारी एटलीस्ट सिखाई जाती है आज भी, ओके। तो ये लोग थे जो आईसीएस परीक्षा पास किए। सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस, ठीक है। तो उस वक्त उम्र क्या होती थी सिविल सेवा के लिए कॉर्नवालिस के समय, 23 वर्ष। हालांकि इसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाता है किसके समय, लिप्टन के समय। लिप्टन की मानसिकता थी जितने कम उम्र के बच्चे होंगे उनमें क्या है, हम अपनी जो नीतियां हैं या स्वभाव है, रहन सहन से खाने पीने सोच तरीका क्या अपने कच्चे घड़े की तरह होंगे तो उनको क्या अपने अनुसार ढाला जा सकता है, ओके। होंगे तो क्या तन से भारतीय लेकिन मन से क्या होंगे अंग्रेज, ठीक है। इसने उम्र को क्या है कम कर दिया था, ओके। और क्या क्या कॉर्नवालिस द्वारा कॉर्नवालिस संहिता लागू की गई। कॉर्नवालिस संहिता लाई गई, क्या लाई गई, कॉर्नवालिस संहिता, ठीक है। कॉर्नवालिस संहिता कब लाई गई, 1793 में। 1793 में क्या थी कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता में क्या था, शक्तियों का पृथक्करण किया गया। किसका, शक्तियों का, याद रखेंगे पृथक्करण कैसे लेते हैं, वर्तनी आहोम आएगा ऐसे होता है पृथक्करण, न कि आधा ध पूरा पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण किया गया, जैसे जो अभी तक सारे काम डीएम द्वारा किए जा रहे थे, न्यायिक भी और टैक्स से रिलेटेड भी। अब क्या किया गया, कलेक्टर के पास सिर्फ प्रशासन से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड काम रह गया, ओके। और न्याय प्रशासन दे दिया गया जजों को, ठीक है। तो न्यायिक प्रशासन व जो टैक्स था इसको अलग अलग कर दिया गया, ओके। ये हो गया कॉर्नवालिस संहिता, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। नेक्स्ट क्या काम किए कॉर्नवालिस द्वारा, हमने बात की थी जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे तो उसमें बात की थी क्या, दास प्रथा पर रोक, ठीक है। तो दास प्रथा भी रोका था इसने ईयर 1789, याद रखेंगे 1789 में इसने दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, ओके। और एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि कहां है, गाजीपुर, यस। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में, वो भी यूपी में कहा, गाजीपुर,
एक व्यक्ति और है जिसको कहाँ दफन किया गया? आगरा में। जॉन सॉ। नहीं, जॉन मेडल हॉल, जो हम बात किए थे, ये ऐसी कंपनी का स्वयंभू राजदूत अकबर के समय आया था 1500, सॉरी अकबर के समय नहीं आया था, किसके समय आया था? जहांगीर के समय। अकबर के समय में आया था एक बार 1503 में, और 1516, ठीक है, 1503 नहीं 1603, ठीक है, 1603 में, और 1608 में क्या इसी का पीछा करते हुए कौन आया इंडिया? हॉकिंस, ठीक है। तो 1603 में सब जॉन मेडल हॉल आया था, उसको दफन कहाँ किया गया? आगरा में, जॉन मेडल हॉल को। ओके, याद रखेंगे इतने सारे फैक्ट्स कॉर्नवालिस से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें सर जॉन सोर। सर जॉन सोर कब से कब तक थे? सर जॉन सोर 1793 से लेके 98 तक, ठीक है, 1793 से लेके 98 तक, ठीक है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, दो पढ़े, जैसे जॉन सोर जमींदारों का समर्थक था, या जमींदारों को क्या भूस्वामी मानता था। कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था स्थायी बंदोबस्ती वाले में, तो जॉन सोर किसके पक्ष में था? जमींदारों के, ना कि किसानों के। ओके, 3 हस्तक्षेप की नीतियां हैं, याद रखेंगे। अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप नीति इसने अपनाई किसके अगेंस्ट? उसमें मैक्सिमम युद्ध चल रहे थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। इसीलिए देखिए 3 युद्ध होते हैं इसके पहले, लेकिन चौथा युद्ध जब ये हटता है तब बेल्जलिक समय होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी मैसूर राज्य के अगेंस्ट, कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। तो हस्तक्षेप नीति मैसूर के प्रति किसकी थी? सर जॉन सोर की, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली, ही इज ए यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज ए ब्रिटिश इरा। बताइए कितने कितने ईयर्स ओल्ड था ये? लेस देन 40। तो ठीक है, यंग है। जिस एज में हम पढ़ा रहे हैं उस एज में वो क्या था? गवर्नर जनरल था, बहुत सारे युद्ध लड़के आया था। इसका भाई भी था आर्थर वेलेजली, यूरोप में, ठीक है। 36 की एज में ये क्या है? भारत का, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, यंगेस्ट, ठीक है। क्या है ये? यंगेस्ट गवर्नर जनरल है, 36 ईयर ओल्ड, ठीक है। थर्टी सिक्स था, यही था या कोई और था? 36 है, 37 था ये, ओके। ये यंगेस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डलहौजी 36 साल में बनता है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, ठीक है। डलहौजी यंगेस्ट गवर्नर जनरल था किसका? भारत का, 36 एज में, और लॉर्ड वेलेजली 37 साल में था, ओके। याद रखेंगे दोनों यंगेस्ट थे। सबसे यंगेस्ट डलहौजी। तो लॉर्ड वेलेजली में बहुत सारे काम हुए, जैसे मैक्सिमम राज झड़पने की नीति किसकी थी? इसी की, ओके। तो इसने एक संधि, एक प्रणाली चलाई, सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली। क्या थी सहायक संधि प्रणाली? क्या था सहायक संधि प्रणाली में? सहायक संधि प्रणाली में यह था, 2 चीजें थी कि जो विदेशी मामले होते थे रियासतों के, वह कौन देखता था?
अंग्रेज, उनसे पूछ के बगैर राजा क्या है विदेशी संधि नहीं कर सकता था या कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। और इस प्रणाली के दूसरे भाग क्या था कि जो आंतरिक मामलों में ये क्या है हस्तक्षेप नहीं करते थे, यानी कि आंतरिक मामले किनके पास हो सकते थे, रियासतों के पास। ओके, तो सहायक संधि प्रणाली के तहत दो चीजें थी, विदेशी मामले रियासतों किसके पास होते थे, अंग्रेजों के पास, और आंतरिक मामले राज्य अपने पास रखते थे। ठीक है, तो इस सहायक संधि प्रणाली के अनुसार क्या है, उसने बहुत सारे राज्यों को क्या है अपने साथ मिलाया। क्रम देखेंगे हम लोग क्या क्रम है। वेलेजलिंग कार्यकाल क्या है, 1798 से 05, अरे ये 1805, ठीक है 1805। तो सहायक संधि के थ्रू सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य था कौन, हैदराबाद। ठीक है, सहायक संधि से सबसे पहले हैदराबाद 1798 में। फिर मैसूर, हालांकि मैसूर को तो पूरी तरह जीत लिया गया था, लेकिन इसके ऊपर सहायक संधि 1799 में। ठीक है, फिर तंजौर, तंजौर भी 1799 में। ये क्रम है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सहायक संधि कौन अपनाता है, अवध 1801, अवध 1801, अवध 1801। पेशवा 1802, पेशवा 1802, मराठा पेशवा 1802। ठीक है, तो 1803 में क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो इसको पहले क्या है, पेशवा 1802 में क्या है, सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। फिर इसी युद्ध के दौरान कौन और कौन बच गए, जो उसके सरदार थे मराठों के, भोसले 1803 और सिंधिया 1804, सिंधिया 1804 में। और कौन, इसके बाद और भी राज्य हैं जैसे जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, जयपुर और मच्छेड़ी। ठीक है, मच्छेड़ी, और भी दो तीन है जैसे बूंदी, भरतपुर। ये सब किस क्या है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले स्टेट्स थे, भरतपुर। ठीक है, तो सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की, हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी, मंछेड़ी। ठीक है, ठीक है, वेलेजली से रिलेटेड बात, फैक्ट्स। एक फैक्ट हमने और बात की थी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी इसने कब, 1800 में। किस लिए, जो कंपनी के असैनिक अधिकारी थे उनकी शिक्षा के लिए, यानी आईसीएस अधिकारियों की। तो अंग्रेजों का आने के क्रम में जब हम पढ़ रहे थे तो फोर्ट विलियम पैलेस की स्थापना कब की गई थी, 1698 में। जब 1698 में बंगाल सूबेदार अजीम उस्सान द्वारा क्या है, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को 3 गांव क्या है जमींदारी दी जाती है। कौन कौन से 3 गांव थे, सूतनाती, कोलिकाता जिसको आज कलकत्ता कहते हैं, और गोविंदपुर। ये 3 गांव थे पहले। तो यहीं पर क्या है, फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है, और इसी फोर्ट विलियम में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की जाती है। ठीक है, हालांकि 1802 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अगेंस्ट होने की वजह से क्या 1802 में से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम सर जॉर्ज बार्लो की। अगला गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो। क्या कार्यकाल है सर जॉर्ज बार्लो का, सिर्फ 1 साल। ठीक है, ओनली 1805
यह 1805 से 7 है, ठीक है। इसको देख लेंगे, 07 है शायद, 1805 से 7 या 1805 6 ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इनसे बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है। इसका क्या, इसकी भी एक अहस्तक्षेप की नीति थी। 3 हस्तक्षेप की नीति आएंगी अभी, याद रखेंगे, मिलाने के लिए दे सकता है। अहस्तक्षेप नीति, इसने भी अहस्तक्षेप नीति अपनाई। 1805 से 7 है, ठीक है। हमने बात की थी 1805 में क्या था, 3-5 में क्या चल रहा था, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध, ठीक है, तृतीय 1817-18 में। तो इसने मराठों के प्रति क्या है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई मराठों से। तो पहली हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर मैसूर से रिलेटेड है। दूसरा हस्तक्षेप नीति सर जॉर्ज बार्लो मराठों से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, वह कौन है, लॉर्ड मिंटो। एक मिंटो आएगा 1909 में, सांप्रदायिकता अधिनियम हाथ लाया जाता है उसी समय ना, 1909 का भारत सरकार अधिनियम के थ्रू। वो मिंटो सेकेंड, इसको मिंटो फर्स्ट मान लीजिए, लॉर्ड मिंटो। ओके, लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813 तक, क्या कार्यकाल है इसका, 1807 से लेकर 13 तक, ठीक है। 1807 से लेकर 1813 तक। इसके समय एक काम हुआ, क्या, जब उत्तर पश्चिम पंजाब में, भारत में, ठीक है, कौन शक्तिशाली हो रहे थे उस वक्त, मराठा। सिख, ठीक है। इसके द्वारा सिखों के साथ एक अमृतसर की संधि की जाती है। तो अमृतसर की संधि कब होती है, 1809 में, ठीक है। किसके साथ, रणजीत सिंह, कौन है उस समय के शासक पंजाब के, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। हालांकि इस संधि पर हस्ताक्षर लॉर्ड मिंटो नहीं करता है, एक अंग्रेज से करवाया जाता है, कि उसका नाम क्या था, वो बाद में भारत का गवर्नर जनरल भी बनता है, या उसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। हस्ताक्षर कौन करता है अमृतसर की संधि पे, याद रखेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन, मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। ओके, तो ये फैक्ट था लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड, अमृतसर की संधि 1809। ओके, 1809, रणजीत सिंह। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स हमने देखा सबसे पहले, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्या कार्यकाल है इसका, इसी के बाद होगा 1813 से लेकर 23 तक, 1813 से लेकर 23 तक, ये भी 10 साल रहा। पहला जो घटना हुई इसके समय क्या होती है, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध किस वर्ष, 1814 से लेकर 16 तक, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है इसके समय 1814 से लेकर 16 तक, ओके। और संधियों के नाम भी पूछे जाते हैं। समाप्ति किससे होती है, संगोला संधि से, ठीक है। संगोला संधि 16 में होती है, जब 14-16 चल रहा है तो 16 में होगी संगोला संधि, लास्ट ईयर, ठीक है। फायदा क्या हुआ भारत को, आज जो क्षेत्र हैं टूरिस्ट क्षेत्र देखेंगे हिमालय रीजन में, वो सारे क्षेत्र क्या हैं, इस संधि से प्राप्त हुए। प्रीवियस ईयर वीरेंद्र सर गए थे हिल स्टेशन शिमला में, किसका पार्ट था पहले, नेपाल का, ठीक है।
नैनीताल, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, कुमायूं, गढ़वाल, ये सब क्या है, अंग्रेजों ने नेपाल संधि जो की गई, संगोला संधि, गोरखाओं का शासन था नेपाल पर, भारत में क्या किया गया, मिला लिया गया। याद रखेंगे, रानीखेत इस संधि के थ्रू, नैनीताल, शिमला, कुमायूं और गढ़वाल। ठीक है। तो फर्स्ट जो वारदात हुई, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16, 16 में संगोला संधि किससे रिलेटेड है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1816। ठीक है। और क्या क्या क्षेत्र प्राप्त हुए हमने बात की। ठीक है। दूसरा जो इसके समय काम हुआ, शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राज्य, उसका क्या हो गया, मराठा राज्य का अंत। ठीक है। 1817-18 में क्या, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होता है, पेशवा बाजीराव रहते हैं उस समय। ठीक है। पेशवा बाजीराव को क्या है, 18 लाख रुपए पेंशन पर क्या है, कहां भेज दिया जाता है, बात की थी हमने जब 1857 क्रांति पढ़ रहे थे, बिठूर, कानपुर। अब ये 18 लाख है या 8 लाख है, कहीं कहीं 8 लाख लिखा है, कहीं 18 लिखा है, इस फैक्ट को देख लेंगे, ऐसे पूछता नहीं है। लेकिन इनको बाजीराव को क्या है, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1817-18 के बाद मराठों का अंत कर दिया जाता है, मराठा संघ का अंत, और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, और बाजीराव को पेंशन देकर बिठूर, कानपुर भेज दिया जाता है। ठीक है। और अब किसे शासक नियुक्त किया जाता है, एक छोटी सी जागीर दी जाती है सतारा में, प्रताप सिंह को। कौन था प्रताप सिंह? प्रताप सिंह सीधा शिवाजी का क्या था, वंशज था। जो मराठा राज्य हस्तगत कर लिया जाता है पेशवाओं द्वारा छत्रपति से, किस सन के तहत, संगोला संधि 1749-50। याद रखेंगे, 1749-50 में जब पेशवा क्या है, काफी शक्तिशाली होते हैं, तो संगोला संधि होती है। नेपाल संधि संगौली है। ठीक है, संगौली है। नेपाल संधि जो है संगौली है, और जो छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा को प्राप्त हो जाते हैं। अब सर्वे सर्वा कौन होता है, पेशवा। 1749-50 में संगोला संधि के थ्रू बालाजी बाजीराव द्वारा एक संधि की जाती है। छत्रपति कौन था उसमें, राजा राम द्वितीय। यानी घूम फिर कर क्या, फिर मराठा राज्य एक छोटा सा भाग शिवाजी के पास, शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया जाता है। ठीक है। ये हो गया लॉर्ड हेस्टिंग्स से समय रिलेटेड बातें। और भी एक फैक्ट है, जैसे पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन भी किया जाता है। पिंडारी कौन थे, पिंडारियों का दमन। पिंडारी मराठा शब्द है, और इसका अर्थ होता लुटेरे, और इसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सभी थे। मैल्कम ने क्या कहा पिंडारियों के बारे में, यह क्या है, मराठों के शिकारी कुत्ते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में क्या था, कुत्तों का भी अवशेष हर जगह मिला है मनुष्य के साथ। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या करता था, हिरन उड़न की जब, या किसी छोटे जीव और शिकार करना तो कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता था, तो शिकार करते थे। ठीक है। तो इसी तरह क्या है, मैल्कम ने क्या कहा पिंडारियों को, कि क्या है, मराठों के शिकारी कुत्ते हैं। मैल्कम याद रखेंगे। ठीक है। पिंडारियों को मराठों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है। ओके। इसके कुछ सरदार थे, जैसे नाम याद करके हम, पिंडारी सरदार, करीम खान, चित्तू, वासिल मोहम्मद, अमीर खान। ठीक है। ये 4-5 बड़े नेता थे किसके, पिंडारियों के। कौन कौन, करीम खान, चित्तू, वासिल मोहम्मद और अमीर खान।
उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक फैक्ट देख लेते हैं हम। जैसे करीम खां जो था आत्मसमर्पण कर देता है मैलकम के सामने, ठीक है, तो उसको गोरखपुर में एक जागीर दी जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, सीएम सिटी गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। गौंस की जागीर किसे दी जाती है? करीम खां को, ठीक है। और इसमें जो वासिल मोहम्मद है वो गाजीपुर में क्या है, आत्महत्या कर लेता है गाजीपुर की जेल में, ठीक है। और आमिर खां को भरतपुर में टोंक की जागीर दी जाती है समर्पण के एवज में। ओके, याद रखेंगे, गोरखपुर में करीम खां और गाजीपुर में आत्महत्या वासिल मोहम्मद की। ये 4 नेता थे किसके? पिंडारियों के, ठीक है। ये बात हो गई हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स से रिलेटेड फैक्ट्स कुछ। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स कब आया? 1 साल भी नहीं था, 1823 में था। ये क्या था? कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, स्थानापन्न जिसे कह सकते हैं। इसके समय एक ही काम हुआ 1823 में, मैंने बात की थी कि प्रेस पर इसने प्रतिबंध लगाया। प्रेस पर प्रतिबंध, चूंकि स्थानापन्न गवर्नर जनरल था 1800, ज्यादा देर के लिए इसको रखा नहीं गया गवर्नर जनरल बना के, ठीक है। एमहर्स्ट 1823 से लेकर विलियम बेंटिंग के आने तक, यानी 28 तक गवर्नर जनरल। एमहर्स्ट का क्या? एमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट से क्या है, मिला पर्सनली। अकबर द्वितीय थे मुगल सम्राट उस समय, राजा राम मोहन राय का कार्यकाल है ये भी अकबर द्वितीय के साथ। तो अकबर द्वितीय से मिलने वाला पहला, बराबरी के स्तर पर मिलने वाला गवर्नर जनरल कौन है? एमहर्स्ट, ठीक है। और इसके समय एक युद्ध होता है, कौन सा? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। याद रखेंगे सारे युद्धों का, हो सकता है गवर्नर जनरल मिलाना दे दे, ईयर्स दे दे, यानी कि इनसे रिलेटेड संधियां दे दे। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध होता है कब से कब तक? 1824 से लेके 26 तक, ठीक है। 1824 से लेके 26 तक। समाप्ति होती है 1826 में यांडबू संधि के तहत, यांडबू की संधि। तो यांडबू संधि का जन्म किससे है? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध से, और संगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध 16 में, ठीक है। ये कुछ छोटे युद्ध होंगे बीच बीच में, ठीक है। तो यांडबू की संधि के थ्रू क्या है, 1826 में आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति होती है। और जब 1857 क्रांति क्लास हम खुद के देख रहे थे तो उसमें हमने बात की थी बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है 1824 में। क्यों होता है विद्रोह? क्यों? क्योंकि इसमें ये युद्ध चल रहा होता है 1824 से लेकर 26 तक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, वर्मा युद्ध। किस बात पर होता है? मेरठ छावनी में, बैरकपुर छावनी में, बंगाल में। उन्हें लड़ने के लिए क्या है, कहाँ भेजा जाना था? बर्मा। यान्डबू कहाँ है? बर्मा में। तो समुद्र के रास्ते जाना था, और क्या है, यह भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र जाना धर्म नष्ट करने के बराबर था, ऐसा माना जाता था। इसलिए बर्मा जाकर युद्ध करना उन्होंने क्या किया, मना किया या विद्रोह किया 1824 में। इसी के समय हुआ था विद्रोह बैरकपुर 1824, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन गवर्नर जनरल बनेगा? विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 35 तक, ठीक है। कई काम हुए इसके। सबसे पहले राजा राम मोहन राय देखें, 29 में बात की थी हमने, 1829 में किस एक्ट के थ्रू सती प्रथा खत्म की गई थी? 17, 1829 के 17वें अधिनियम के थ्रू क्या है, सती प्रथा का अंत किसके समय किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। एक विद्रोह हुआ था 1806 में, वेल्लोर का विद्रोह,
जिसमें क्या था कि सैनिकों को जातीय चिन्ह और कानों में जो बाली पहनते थे पहले, उसको मनाही कर दी गई थी। वेल्लोर का 1806 में कहा हुआ था, मद्रास में, ठीक है, 1806 में। और उस वक्त गवर्नर कौन था मद्रास का? विलियम बेंटिंग, ठीक है। 1803 में ही वहां का गवर्नर बनता है। तो 1806 में वेल्लोर विद्रोह के समय गवर्नर कौन है? मद्रास का विलियम बेंटिंग, ठीक है। और क्या फैक्ट्स रिलेटेड इससे? ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत किया गया इसको 1830 आते आते। इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी इसने, क्या नाम था उसका? स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन। सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, ओके, ये हो गया। इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है, इसको क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको क्या है, जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे उसका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है। तो विलियम बेंटिंग क्या है? भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसी 1833 के अधिनियम के तहत क्या इसने क्या किया? भेदभाव का अंत किया सरकारी सेवाओं में जो कंपनी की सेवा में थे। धारा 87, धारा याद रखेंगे, धारा 87 के थ्रू क्या किया गया? सरकारी भेदभाव जो होते थे नौकरियों में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों से रिलेटेड, क्या बात की गई कि योग्यता को आधार बनाया गया। इसमें योग्यता, योग्यता आधार बनती है नौकरी के लिए। और किस पर बैन लगाया जाता है? भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जन्म स्थान, धर्म, जन्म स्थान, जाति, ठीक है, धर्म, जन्म स्थान, जाति और रंग के आधार पर। रंग भी फैक्टर था। अंग्रेज अपने आप को गोरे, उच्च सभ्यता वाले मानते थे, ठीक है। तो इसके आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। बात की कि धारा 87 और योग्यता के आधार पर क्या है, नौकरी मिलेगी। हालांकि इसको भी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति नहीं मिलती है, इसको भी क्या है, प्रोविजंस को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन शुरुआत की गई किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग द्वारा, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमने बात की थी शिक्षा का माध्यम इसके समय ही क्या हुआ, अंग्रेजी को बनाया गया 1835 में, ठीक है। 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ठीक है, इसी समय हुआ। इसके लिए क्या किया इसने? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। किसने की? विलियम बेंटिंग ने। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? विलियम बेंटिंग द्वारा। कुछ फैक्ट इसके भारतीय रियासतों से रिलेटेड है, जिसने क्या किया, उसको अव्यवस्था का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। विलियम बेंटिंग द्वारा भी ये कार्य किए गए। अव्यवस्था का आरोप भारतीय रियासतों के, 2-3 रियासतें हैं, कौन कौन सी? मैसूर 1831 में, ठीक है, 1831 में मैसूर। हालांकि मैसूर पर सहायक संधि ला दी गई थी वेलेस्ली द्वारा, लेकिन बाद में क्या मिला लिया गया, अव्यवस्था का आरोप लगाकर विलियम बेंटिंग द्वारा 1831 में मैसूर को, ठीक है। और कुर्ग 1834 में, ठीक है। और कछार, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं, करौली को भी, करौली कहाँ है? शिमला में, हिमाचल प्रदेश करौली, उसको भी हस्तगत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा उसकी मनाही कर दी जाती है, इसलिए वो ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है, मिला नहीं पाता। संभागीय आयुक्तों की भी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिंग द्वारा।
ठीक है, संभागीय आयुक्तों की। तो ये सारे फैक्ट्स रिलेटेड थे किससे, विलियम बेंटिक से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे चार्ल्स मेटकाफ की। 1835-36, ज्यादा कार्यकाल नहीं है। इसकी बात हमने की थी क्या, इसको मुक्तिदाता कहा जाता है। किसका, मुक्तिदाता समाचार पत्रों का। मतलब पहले जो अधिनियम बनाए गए प्रेस से रिलेटेड जो बैन लगाते थे, उसको क्या, सभी एक्ट्स को क्या है, हटा दिया गया चार्ल्स मेटकाफ को। इसीलिए भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, चार्ल्स मेटकाफ को। ओके, अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेके 42 तक। 1836 से लेकर 42 तक। इसके समय के साथ खास बात, सबसे पहले शेर शाह द्वारा जो मार्ग बनाया गया था, शेर शाह सूरी मार्ग, अब उसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, ग्रांड ट्रैंक रोड। तो शेर शाह सूरी मार्ग ग्रांड ट्रैंक रोड हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, ऑकलैंड द्वारा। कहां से कहां तक ग्रांड ट्रैंक रोड है, कलकत्ता टू दिल्ली अटारी तक जाता है। ठीक है, ओके। और एक युद्ध होता है इसके समय, कौन सा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय होता है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, 1838 से 42 तक। प्रथम आंग्ल युद्ध 1838 से लेके 42 तक, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, याद रखेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई किससे रिलेटेड, गवर्नर जनरल ऑकलैंड। लॉर्ड एलन बरो 1842-44। लॉर्ड एलन बरो 1842-44। क्या फैक्ट्स इससे रिलेटेड, सामाजिक सुधार आंदोलन बात करें तो हम लोग धार्मिक समुदाय में। ठीक है, दास प्रथा का जो अंत हुआ किसके समय हुआ, लॉर्ड एलन बरो के समय। कब, 1843 में एक्ट 5। क्या बात की थी हमने, कॉर्नवालिस ने सिर्फ रोक लगाई थी 1789 में, लेकिन जो समाप्ति होती है किसके समय, दास प्रथा का, एलन बरो के समय, एक्ट 5 के तहत। एक्ट भी पूछे जाते हैं मिलाने के लिए, एक्ट 17 लिख देगा सती प्रथा, एक्ट 5 लिख देगा, 26 लिख देगा पुनर्विधवा विवाह, 20-20। ठीक है, याद रखेंगे। अगला गवर्नर की हम बात करेंगे हार्डिंग, 1844-48। लॉर्ड हार्डिंग, इसके समय खास बात, इसके समय भी युद्ध होगा। कौन सा इस समय युद्ध होगा, 1844 से लेकर 48 के बीच। सिंध नहीं, सिंध नहीं, युद्ध नहीं होता सिंध में, वहां का रेजिडेंट तो पहले से रहता है, वो तो कब्जे होता है। सिंध को मिला लिया जाता है, सिंध को मिलाया जाता है एलन बरो के समय ना, सिंध विलय। क्वेश्चन आया हुआ सिंध विलय यूपीपीसीएस में 1843 में। ठीक है, सिंध विलय एलन बरो के समय है। ठीक है, इसका समय होता प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1846 से लेकर 48 तक।
1846 से लेके 48 तक, ठीक है। और 48 में किस संधि के थ्रू क्या है समाप्त होता है? लाहौर की संधि। याद रखेंगे सिखों से रिलेटेड अमृतसर की संधि भी है 9 में, रणजीत सिंह। लाहौर की संधि रणजीत सिंह आ जा रहा है, ठीक है। लाहौर की संधि 1848 में दिलीप सिंह या दलीप सिंह जो भी थे उसमें, अल्फयस पुत्र रणजीत सिंह के, ठीक है। लाहौर की संधि। एक काम और किया जाता है इसके द्वारा, एक खोंड जनजाति थी उस समय, हमने बात की थी इसमें धार्मिक समाज सुधार आंदोलन में, खोंड जनजाति, जिसमें क्या प्रचलित थी? नर बलि प्रथा, ठीक है। तो नर बलि प्रथा का अंत भी किसके द्वारा किया गया? नर बलि प्रथा अंत लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। और इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्त किया था उसने, किसके अधिकारी था? कैंपबेल, जिसका 1857 क्रांति में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लखनऊ, कानपुर, अवध का क्षेत्र में इसने क्या है दोबारा जीता विद्रोहियों से, कैंपबेल ने, ठीक है। 1857 क्रांति में बात की थी। कैंपबेल अधिकारी की नियुक्ति की उसने नर बलि प्रथा का अंत करने के लिए। तो नर बलि प्रथा खोंड जनजाति में प्रचलित थी। याद रखेंगे खोंड जनजाति, उड़ीसा एरिया का क्षेत्र पाया जाता है इसमें खोंड, ठीक है, पूर्वी भारत वाले क्षेत्र पे। ओके, अब बात करेंगे हम यंगेस्ट, फिर से यंगेस्ट, यहां पर मिस्टेक हो गई थी, 37 साल का था, इससे भी छोटा 1 साल। यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी, 36 ईयर मात्र, ठीक है, 36 ईयर डलहौजी। इसमें बहुत सारे काम हुए, जैसे 1852 में इसका कार्यकाल क्या रहा? 1848 से 56। 1852 में इसने पंजाब को क्या क्या मिला लिया, ठीक है। 1852 में इसने पंजाब को मिला लिया। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है 1852 में, याद रखेंगे। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध, फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? अभी बात की हमने एमहर्स्ट के समय 1824-26 में। सेकेंड आंग्लो बर्मा युद्ध डलहौजी के समय 1852 में, ठीक है। और 1850 में क्या है, सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को, सिक्किम के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र थे, मतलब जो दूर के क्षेत्र थे, कुछ क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया। फिर से हम बात करेंगे फेमस हिल स्टेशन जहां लोग घूमने जाते हैं, आज भारत का पार्ट है। हालांकि सिक्किम भी क्या है, 1975 से 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू क्या है भारत का राज्य बना, ठीक है। तो सिक्किम का कौन सा क्षेत्र था? कुछ क्षेत्र थे, उसमें एक है फेमस, कौन सा है? दार्जिलिंग। पहले ही क्या है मिला लिया गया था दार्जिलिंग, किसने मिला? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। ये मेन फैक्ट बातें हो गई, और भी बहुत सी बातें हमने की थी पहले भी। 1853 में क्या है, रेलवे भारत में आई, ठीक है। 1854 में वुड्स डिस्पैच इसी के समय आया। सार्वजनिक शिक्षा विभाग का स्थापना 1855 में किया गया, ठीक है। सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सब क्या है इसी के समय हस्तगत किए गए, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, ठीक है। तो किस सिद्धांत के तहत मिलाया गया, आज उसकी बात करेंगे हम लोग। ये सब तुमने पिछले लेक्चर में बात की थी। क्या सिद्धांत था इसका? थ्योरी ऑफ लैप्स या लैप्स थ्योरी, लैप्स थ्योरी, व्यपगत सिद्धांत, या लोकल भाषा में बात करें तो क्या करेंगे, राज्य हड़पने की नीति। कैसे राज्य हड़पा जाए, ये नीति लेके आया। राज्य हड़पने की नीति,
लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? बहुत सारे काम डलहौजी द्वारा ही की गई थी। ठीक है, क्या थी व्यपगत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैप्स या राज हड़पने की नीति? इसके तहत डलहौजी ने क्या किया? व्यपगत सिद्धांत के तहत डलहौजी ने क्या किया? भारतीय राज्यों को, रियासतों को 3 पार्ट में बांटा। सबसे पहले पहले पार्ट में उन रियासतों को रखा गया जो क्या है, किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, किसी कंट्रोल में नहीं है, और जो क्या है, किसी को कर नहीं देते। ठीक है, उन्हें गोद लेने की क्या थी? छूट थी। ओके, गोद लेने की छूट थी, वो गोद ले सकते थे। दूसरा काम जो किया गया, उन भारतीय रियासतों को रखा गया जो कभी क्या है, मुगल सम्राट या मराठा संरक्षण में थे, और उसको बाद में क्या है, अंग्रेजों द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। वो गोद, ये राज्य या रियासतें गोद ले सकती थी, लेकिन अंग्रेजों की अनुमति से। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया कि जो मुगल मराठा राज्यों के संरक्षण में थे और जो बाद में अंग्रेजी अधीन में आए, वो गोद ले सकते थे, लेकिन अंग्रेजों की अनुमति से। ठीक है, तीसरे राज्य वे थे जो स्वयं अंग्रेजों द्वारा जिनका निर्माण किया गया था, यानी कोई वफादार आदमी है, उसको कोई जागीर दे दिए, वहां राज्य बन गया, किसी और को बना दिए। ठीक है, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा स्वयं किया गया था, उनको तो बिल्कुल ही क्या थी, अनुमति नहीं थी, वो गोद ले ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसी के तहत क्या है, जो व्यपगत का सिद्धांत है, हस्तक्षेप, राज हड़पने की जो नीति है, इसके तहत किसका, इन तीनों नीतियों के तहत किसका, सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, अवध पर भी कुशासन का आरोप लगा के हड़पा गया। ठीक है, ये सब हड़प लिए गए और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, ये सब बातें, ये सारे फैक्ट्स थे रिलेटेड डलहौजी से, और भी हमने बात की सारे बंगाल के गवर्नर जनरल की। नेक्स्ट क्लास में आप बात करेंगे हम किसकी, भारत के वायसराय 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।